हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओएसजी एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाजार की संरचना, जिसे कि मार्केट स्ट्रक्चर कहा जाता है या फिर बाजार की ढांचा बोले। इसमें टॉपिक रहेगा हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट या फिर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहा जाता है। इसमें हमारा आज का रहेगा मुख्य बिंदु जो है अर्थ क्या है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के, उसके परिभाषा क्या है, विशेषताएं किस तरह से हैं, कीमत का निर्धारण कैसे होता है, अल्पकाल और दीर्घकाल में या संतुलन की अवस्था में कब होता है। तो इन सारे टॉपिकों पर चर्चा की जाएगी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट्स के लिए वेबसाइट पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और ग्रुप से जुड़िए और इसे शेयर लाइक सभी करते जाइए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिभाषा, इसका बाजार का परिभाषा क्या है। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसका परिभाषा देखेंगे। इसका पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि बाजार क्या है, बाजार की संरचना क्या होती है, बाजार के प्रकार कौन कौन से हैं, बाजार के तत्व क्या हैं, उन सभी को। तो हम देखते हैं अभी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की परिभाषा। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है वह बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या होती है, यानी कि वह बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में पाए जाते हैं उसे पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। और आगे इसमें कि पूर्ण एवं स्वतंत्र प्रतियोगिता पाया जाता है, और कोई भी क्रेता या फिर विक्रेता वस्तु विशेष की जो है कीमत को अपने क्रय विक्रय के द्वारा प्रभावित नहीं कर सकता। अगर इसे बोला जाए सिंपल में, तो वह बाजार जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है तथा इसमें जो कोई भी उपभोग जो होता है क्रेता विक्रेता वह बाजार को प्रभावित नहीं कर सकते, यानी कि कीमत को परिवर्तित नहीं कर सकते, उसे ही पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की संज्ञा दिया जाता है। अगर श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार बात किया जाए बाजार क्या है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार इसमें है, तो उसका मतलब होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता वह स्थिति है उस समय पाया जाता है इसका स्थिति जब प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग जो है पूरी तरह लोचदार होती है। उत्पादन का मांग जो लोचदार इस तरह से होता है, और यही उसका कहलाता है ए आर, जैसे कि एवरेज रिवेन्यू, एम आर मार्जिनल रिवेन्यू, पी प्राइस और डी डिमांड। तो यह लोचदार कहलाता है। आगे देखें प्रोफेसर फर्गूसन के अनुसार अगर देखें बाजार का अर्थ यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ, तो एक उद्योग जो है वह पूर्ण प्रतियोगिता वाला तब होता है जब समस्त बाजार की तुलना में, यानी कि सभी बाजारों की तुलना में, इसके अलावा जो बाजार होते हैं उसकी तुलना में प्रत्येक क्रेता तथा विक्रेता इतना छोटा हो जाता है कि वह अपनी खरीदी या फिर उत्पादन को परिवर्तन करके कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है, यानी कि उसका कोई अधिकार नहीं होता है कीमत को प्रभावित करने का। एक व्यक्ति से कीमत प्रभावित नहीं हो सकता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अगर मार्शल के अनुसार बात किया जाए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, तो बाजार जो है जितना अधिक पूर्ण होगा उतना ही उसके सभी भागों में जो है किसी एक वस्तु के लिए एक समय पर ही जो है कीमत चुकाई जाने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। आगे देखें हम लोग तो बाजार के देखते हैं विशेषताएं, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या विशेषताएं हैं फिर दशाएं हैं। तो पहला इसमें है कि अधिक क्रेता और विक्रेता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है आप लोग इस तरह लिखिएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, मात्रा अधिक होता है। दूसरा है समरूप वस्तु का होना। आप लोग लिखिएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु का रूप, रंग, आकार और गुण जो है एक समान होते हैं। तीसरा, और इसमें जो है कोई भी कीमत विभेद नहीं पाया जाता है। अगला है तीसरा विशेषता कि फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। प्रवेश मतलब आना और बहिर्गमन मतलब जाना। यहाँ फर्म मतलब जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती है उत्पादन के, और उद्योग मतलब बड़ी इकाइयाँ। तो फर्मों का जो वो उद्योगों में आना और जाना उद्योगों से स्वतंत्र होता है। तो इससे बाजार में कोई भी नई फर्म जो है प्रवेश कर सकती है और कोई भी जो है उत्पादन बंद कर फर्मों को उद्योगों को छोड़कर फर्में जा सकती हैं। चौथा विशेषता देखें तो है पूर्ण ज्ञान, यानी कि क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। पूर्ण ज्ञान का मतलब यही कि बाजार में कहाँ पे कितने दामों में मिलेगा, कौन सा वस्तु का कितना क्रय है, मतलब कितना उसका मूल्य रखा गया, वो सभी ज्ञान होता है। और उसको यह भी पता होता है उससे अधिक अगर कीमत अगर कोई दुकानदार ले रहा है तो उससे नहीं खरीदेंगे, दूसरा जगह खरीद लेंगे। अच्छा, पांचवा विशेषता विक्रय लागत का अभाव होता है। इसमें विक्रय लागत जो होता है अभाव होता है। विक्रय लागत का भी आगे आएगा वीडियो, विक्रय लागत का भी टॉपिक है थोड़ा सा लंबा, उसे समझने के लिए यह उत्पादन लागत से थोड़ा सा मतलब उसमें और ऐड कर दिया जाता है। उत्पादन लागत से ही संबंधित है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। पूर्ण प्रतियोगिता में जो है विक्रय लागत जो है विज्ञापन प्रचार में खर्च होते हैं उन सभी को जोड़कर विक्रय लागत ज्ञात किया जाता है। तो ये सभी का पैसा नहीं लगता है। छठा है कि एक समान कीमत होता है, यानी कि कीमत भी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक समान होती है। अगर कोई
फर्म में कीमत 1 रुपये है कोई चीज़ का, तो दूसरे फर्मों में भी उसका कीमत 1 ही रुपये होगा। जैसे कि पेन की बात कर ले तो पेन की कीमत सभी जगह एक समान होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की एक कीमत पाई जाती है। जैसे कि अगर 10 रुपये का बिस्कुट है तो वह सभी जगह उतने ही में मिलेगा। सातवां इसमें विशेषता कि कृत्रिम प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो वह कृत्रिम प्रतिबंध का अभाव होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का निर्णय बाजार की शक्ति के द्वारा लिया जाता है। कोई बाह्य प्रतिबंध इसके लिए नहीं होता है जबरदस्ती। आठवां विशेषता है कि संसाधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है। इसमें देखें तो इससे बाजार में जो वस्तु और सेवा तथा साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। नौवां विशेषता देखें तो परिवहन लागतों का अभाव होता है, यानी कि बाजार में जो यातायात के खर्चे होते हैं यहाँ से वहाँ सामान ले जाने में, उसका कोई लागत नहीं लगता, कीमत समान रहता है। 10वां देखें तो क्षैतिज औसत आगम वक्र। औसत आगम वक्र जो होता है वह एक्स अक्ष के समांतर होता है। ये होता है AR, अभी हम लोग बताए थे आपको, MR, P और फिर D, सभी एक समान होते हैं जो कि एक्स अक्ष के समांतर होते हैं। 11वां है दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, और अल्पकाल में समान लाभ, असमान लाभ और हानि तीनों हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखें हम लोग तो कीमत निर्धारण देखते हैं, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुओं का कीमत निर्धारण किस तरह से होता है। तो देखें तो किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण जो है उस बिंदु पर होगा जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों एक साथ बराबर हो जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे टेबल दिया गया पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का। यहाँ पे प्राइस है 1 2 3 4 5 6। आपको पता होगा मांग का नियम और पूर्ति का नियम। आप लोग मांग पूर्ति का नियम याद रखिएगा। मांग का नियम यह होता है कि कीमत के बढ़ने के साथ साथ जो है मांग की मात्रा घटती जाती है। यही बताता है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर अगर कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी, और कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि होती है, यानी कि ऋणात्मक संबंध होता है। और पूर्ति का नियम कहता है कि कीमत में वृद्धि के साथ पूर्ति में वृद्धि होता है और कीमत में कमी के साथ पूर्ति में कमी होता है। यानी कि पूर्ति वाला देखें तो प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, और मांग वाला देखें तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी घट जाएगा। तो यही कुछ नियम होता है। तो देख सकते हैं जब कीमत 1 2 3 4 5 6 तो वस्तु की मांग घटते जा रही है और पूर्ति की मात्रा बढ़ते जा रही है। तो इस समय में कीमत 3 रुपये जब होगा तब एक स्थिति होगा जब दोनों बराबर होते हैं, 30 इकाई जहाँ लिखा गया डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो इस स्थिति में वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है तो कीमत का निर्धारण यहीं पे होता है। यहाँ देख सकते हैं यह डिमांड AR और MR तीनों बराबर है जो एक सच के समांतर हैं। यह है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति। और इसमें देखा जाए तो डिमांड वक्र और सप्लाई वक्र है। DD जो है सप्लाई वक्र और SS DD डिमांड वक्र है, SS सप्लाई वक्र है। इसमें जो कीमत का 3 बिंदु पे 3 कीमत जहाँ है वहाँ निर्धारण हुआ। इसमें देख सकते हैं आप लोग कि एक्स अक्ष पर जो है उत्पादन की मात्रा, पूर्ति और मांग की मात्रा है, और वाई अक्ष पर जो है कीमतों को रखा गया है। तो SS पूर्ति वक्र, DD मांग वक्र। तो जब दोनों बराबर होते हैं बिंदु 3 पर, यानी कि कीमत 3 पर, तो यही जो वस्तु का कीमत का निर्धारण होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं P जो है यहाँ पे AR MR के बराबर हो जाता है। और यहाँ पे एक और बात है, यह उद्योगों के लिए है और यह फर्मों के लिए। तो देख सकते हैं कीमत का निर्धारण कहाँ हो रहा है, तो उद्योगों में। तो इसका आंसर होगा कि उद्योग कीमत निर्धारक होते हैं, फर्म जो है कीमत स्वीकारक होते हैं। या क्यों स्वीकार किए हैं, जो कि उद्योगों से चलकर आया है उसी कीमत को यह स्वीकार लिए हैं कि उतने ही में बेचेंगे हम लोग। अब देखते हैं हम लोग अल्पकालीन संतुलन। तो अल्पकालीन संतुलन में पहला होता है असामान्य लाभ, यानी कि अल्पकालीन संतुलन में जो है अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को असामान्य लाभ प्राप्त होता है। असमान लाभ मतलब लाभ होता है, कब होता है, तो जब AR जो है AC से बड़ा होता है। जब AR AC से बड़ा हो जाता है तो सामान्य लाभ प्राप्त होता है किसी भी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, और AC जो है वह AR से कम होता है। तो यहाँ देख सकते हैं हेलो फ्रेंड, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं फर्म संतुलन क्या होता है, उसके बाद देखेंगे अल्पकालीन और दीर्घकालीन संतुलन। तो फर्म संतुलन 2 स्थितियों में होता है। पहला होता है कि कुल आगम और कुल लागत रीति। कुल आगम में टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू को लिया जाता है, और औसत आगम और औसत लागत भी रीति होता है, उसे देखेंगे आगे हम लोग।
तो पहले कुल वाला देख लेते हैं। तो कुल वाला में पहला शर्त ये होता है पहला कि कुल आगम और कुल लागत वक्र बराबर होना चाहिए। तो इसमें देखिए यह टोटल कॉस्ट है और यह टोटल रेवेन्यू है। पूर्ण प्रतियोगिता में टोटल रेवेन्यू जो है 45 डिग्री का कोण बनाते हुए जाता है ऊपर की ओर। तो दोनों कहाँ पे बराबर है? तो दो स्थिति में, पहला ए बिंदु पे बराबर है, दूसरा सी बिंदु पे बराबर है। तो पहला शर्त तो पूरा हो गया कि हाँ दोनों बराबर हो गए ए और सी बिंदु पे। तो हम लिख देंगे ए और सी, कुछ कुछ नाम दे दिए इसके। दूसरा शर्त यह है कि कुल लागत जो है वह कुल आगम को नीचे से काटना चाहिए। तो यहाँ ऊपर से काट रहा है और नीचे से सी के जगह पे काट रहा है। ए जगह तो ऊपर से नीचे आ रहा है, सी जगह नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो संतुलन बिंदु हो जाएगा फर्मों का सी। इस समय जो है लागत होगा फर्मों का कुछ इस तरह से, इतना फर्मों का लाभ हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं सी जो है फर्मों का संतुलन बिंदु है और बी टी जो है अधिकतम लाभ है। बी और टी जो है अधिकतम लाभ को दिखाता है। यह पूरा रंग दिया जाएगा, जो आधा वृत्त बनेगा इसका, तो यह इसका लाभ कहलाएगा, पूर्ण लाभ। तो देख सकते हैं कुछ स्टेप्स हैं, क्योंकि बी टी की स्थिति में अगर हम देखें तो इसका लागत टी है यानी कि M1 और टी, लेकिन इसका जो उत्पादन है पूर्ति वह M1 और बी है। तो इतना तो फायदा हो रहा है। तो इस तरह से पहला शर्त होता संतुलन होता है। दूसरा संतुलन की बात करा जाए तो दूसरा होता है सीमांत आगम और सीमांत लागत रीति। इसमें भी सेम शर्त है कि सीमांत आगम जो है सीमांत लागत के बराबर होने चाहिए। तो इसमें MR AR इस तरह से होता है और MC और जो है AC कुछ इस तरह से होते हैं MC। तो इसमें देखा जाए तो इसमें भी बिंदु ए और बिंदु बी पर काट रहा है। दूसरा शर्त यह है कि सीमांत लागत जो है सीमांत आगम को नीचे से काटना चाहिए। तो नीचे से बी जगह काट रहा है तो इसलिए संतुलन होगा बी। और फिर इसमें ए से बी के जो बीच में होगा यह पूरा रंगा हुआ एरिया, वह कहलाएगा इसका अधिकतम लाभ और न्यूनतम लागत। क्योंकि इस समय बात किया जाए कि यहाँ पे तो इसका लागत इतना है लेकिन उत्पादन पूरा इतना कर रहा है पूर्ति। तो यही बी हो जाएगा फर्म संतुलन, ए बी होगा अधिकतम इसका लाभ। अब हम आते हैं हमारा टॉपिक पे जो है अल्पकालीन संतुलन में पहला असामान्य लाभ। असामान्य लाभ कब होगा? जब ए आर जो है AC से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला शर्त तो वह हो गया MR जो AR खींच देना है यहाँ पे, और MC और AC सारे को खींच देना है। और MC AC खींचते समय यह बात ध्यान रखिएगा कि AC जो होता है उसके निम्नतम बिंदु पे जो है MR काटते हुए जाता है। MR खींचना है तो उसके निम्नतम बिंदु से काटते हुए जाना चाहिए। तो यह AC कहलाएगा हमारा और यह MC कहलाएगा। तो कुछ इस तरह से चित्र को बनाना है। तो यहाँ पे क्या है कि AR जो है AC से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं AC हमारा यह है और AR यह है। तो बड़ा तो है, यहाँ पे AC जो है वह यहाँ आ जा रहा है, लेकिन AR ऊपर से इसका गया है तो यह ज़्यादा हो गया। तो जो इतना एरिया बचा, और संतुलन का शर्त क्या था? जो MR और MC बराबर होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे या MC है या AC है या MR है। तो यहाँ पे हमारा जो है संतुलन बिंदु यहाँ होगा, क्योंकि MC और MR बराबर होने चाहिए थे और वह नीचे से काटना चाहिए थे। इसको अगर MC को इस तरह बढ़ाया जाए तो यह तो ऊपर से काट रहा है, तो ये P बिंदु पे संतुलन का शर्त लागू हो रहा है नीचे से काटते हुए। तो संतुलन P पे होगा, लेकिन और लागत होगा C से इतना, क्योंकि AC यहाँ तक निम्नतम है तो लागत इतना होगा लेकिन उत्पादन इतना होगा। तो इतना प्रॉफिट का एरिया बचेगा, ABCD प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा इसमें देखें तो सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ कब होता है? जब AC और AR दोनों बराबर हो जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे AC और AR बराबर है, संतुलन बिंदु E है और उसी बिंदु पे AC AR दोनों एक ही बिंदु पे है। AC और AR टच करता स्पर्श करता हुआ AC जा रहा है और संतुलन का शर्त पूरा हो रहा है। MC इस तरह से है तो E बिंदु पे जो है नीचे से काटते हुए जा रहा है, तो संतुलन बिंदु E हो गया और यहाँ पे AC AR बराबर हो गया। तो यह सामान्य लाभ का लगा, ना हानि हो रहा है ना लाभ हो रहा है, इसे लाभ अलाभ बिंदु कहा जाता है। तीसरा है हानि की स्थिति। हानि कब होगा? जब AC जो है AR से बड़ा होगा। AC मतलब एवरेज कॉस्ट है, AR एवरेज रेवेन्यू है, औसत लागत और औसत आगम। तो औसत आगम रहेगा कम और औसत लागत रहेगा ज़्यादा, तो कॉस्ट ज़्यादा और रेवेन्यू कम, तो हानि तो होगा, घाटा हो जाएगा। तो यही कुछ स्थिति को बताता है। तो यहाँ देख सकते हैं यह हमारा AR MR वक्र है, यह हमारा MC वक्र है। तो संतुलन बिंदु हो गया जहाँ पे AR MR को काटता है, तो संतुलन बिंदु हो गया। और फिर यहाँ पे AC ऊपर से जा रहा है
तो यहाँ पे जो है हमारा इतना जो है एरिया पूरा ये हमारा मतलब रेवेन्यू का एरिया बच रहा है, लेकिन लागत का एरिया इतना हमारा आ रहा है। तो इसमें बचा क्या, AECB, यह इतना हानि को दर्शाता है। तो कुछ इस तरह से होता है। अब अगला इसमें दीर्घकालीन संतुलन। तो दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ होता है। सामान्य लाभ में उधर अभी देखे थे पीछे AR और AC बराबर होने चाहिए। तो सेम है वैसी चित्र को बनाना है, लेकिन MC के पहले जो है L लगा देना है लॉन्ग रन, और AC के पहले भी L लगा देना है लॉन्ग रन, और शॉर्ट रन में S लगता है। तो अल्पकाल के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन दीर्घकाल में L लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो संतुलन यहाँ पे होता है, और फिर ना लाभ होता है ना हानि होता है। यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग रन AR, लॉन्ग रन AMR भी लिखा गया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोट्स के लिए वेबसाइट पे जाइए।